भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर से रूप बदला है और हर बार की तरह डेल्टा का नया वेरिएंट और खतरनाक रूप लेकर सामने आ रहा है। डेल्टा वेरिएंट अब और ज्यादा खतरनाक डेल्टा प्लस में बदल गया है और इस पर वैक्सीन का मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल का असर नहीं होने की आशंका जताई जा रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट यानी B16172 को लेकर ब्रिटेन सरकार के हेल्थ संगठन पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने एक रिपोर्ट साझा की है। इस रिपोर्ट में डेल्टा वेरिएंट को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए एक खास पैनल जुड़ गया है डॉक्टर्स का। हम आपको जल्दी से परिचय करा देते हैं। डॉक्टर हितेश वर्मा, ENT स्पेशलिस्ट, एम्स, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, सीनियर कंसल्टेंट, फोर्टिस अस्पताल से जुड़ गए हैं। डॉक्टर अंकिता वैद्य, संक्रामक रोग विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर हितेश वर्मा से, सर ये क्या है डेल्टा प्लस, क्यों इसको लेकर कहा जा रहा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल का असर भी नहीं हो सकता? देखिए, वायरस है वो टाइम टू टाइम अपना वेरिएंट चेंज करता है, ये उसकी टेंडेंसी है। तो जो मेडिकेशन हो सकता है जो पहले वाले के अगेंस्ट अवेलेबल है वो मे बी दूसरे वाले के अगेंस्ट वर्क ना कर पाए, ऐसा अंदेशा है। इसका फुल प्रूफ तो अभी तक नहीं आया है कि ये उस पर असर नहीं करेगा। ये मे बी है तो मे बी असर करेगा, मे बी नहीं करेगा, वो तो फर्दर स्टडी से ही पता चलेगा। जिन पेशेंट्स ने दवाई ली है और उनको दूसरे वाले वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो हमें पता चलेगा कि हाँ इनको हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है डॉक्टर अंकिता, क्या भारत में इस वायरस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं है? जी बिल्कुल। अभी जो हम देख रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो अभी रिसेंट वेरिएशन है इस कोविड का, न्यू म्यूटेशन जो देख रहे हैं K417N, इसमें कुछ खास बात ये देखी जा रही है जो जिसका आशंका जो आप बता रहे थे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इस पे काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये समझना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है इसका टारगेट प्रोटीन क्या है। ये टारगेट प्रोटीन जो है ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन में ही के अगेंस्ट ये काम कर रही है इस वायरस के, और ये जो म्यूटेशंस हम देख रहे हैं ये भी इसी ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन में हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे चांसेस हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग जो इमरजेंसी अप्रूवल हुआ था जिसके लिए हम काफ़ी पॉजिटिव थे, कैसरीविमैब और एमडेविमैब, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का कॉकटेल इसमें कारगर ना साबित हो। तो इसके लिए जो हमारा एग्जिस्टिंग अभी डेटा है जो हमारे कंट्री में देख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डेल्टा प्लस वेरिएंट्स पाए नहीं गए हैं, बट डेफिनेटली कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, स्पेशली महाराष्ट्र से रिपोर्ट हुए हैं। अभी जो लॉकडाउन जो हम देख रहे हैं कि इसको ढीला करने का प्रक्रिया चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो हमें प्रिकॉशंस हैं वो कंटिन्यू रखना है। जो आपने अभी हाईलाइट किया कि जो हमारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको कंटिन्यू रखना है। ये दोनों चीज़ों को समझते हुए कि वायरसेस म्यूटेट करते हैं, टाइम टू टाइम म्यूटेशंस आते हैं, और ये वेरिएशन जो है जो अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग जीनोम में भी चेंजेस आ रहे हैं इसमें, और जो इन्फेक्टिविटी था, जो एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज हो सकती हैं वो भी इसके अगेंस्ट प्रोटेक्टिव ना हो, तो डेफिनेटली री इन्फेक्शन के चांसेस भी बन जाते हैं। तो इस केस में अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की ढिलाई होगी तो डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय होगा और दोबारा स्प्रेड कर सकता है। ठीक है डॉक्टर अंकिता, ये समझना चाहेंगे कि ये 63 जीनोम नए म्यूटेशन के साथ आ रहे हैं, इसको आसान भाषा में अगर समझें। देखिए, जब हम किसी म्यूटेशन की बात करते हैं तो ये जो एंटीजन किस लोकेशन पे म्यूटेट हुआ है, जीनोमिक म्यूटेशन किस जगह पे हुई है, तो वो एक नंबर होता है, और उसकी जो प्रोटीन की सीक्वेंस होती है ये किस वे में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको हम प्री एंड पोस्ट नंबर से डिनोट करते हैं। जैसे कि 417 जो एंटीजन वो जीनोमिक टारगेट होगा जहां पर ये म्यूटेशन देखा गया है, जो जिसको हाईलाइट किया जा रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट में। और इसमें जो प्रोटीन कन्वर्जन में जो जब हम एंटीजन डिकोड होता है प्रोटीन के अंदर, तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि स्पाइक प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या चेंजेस आएंगे जिससे कि ये जो वायरस है ये इम्यून एस्केप, यानी कि एंटीबॉडीज जो एग्जिस्टिंग होगी इसको एस्केप कर सकता है। सीधे शब्दों में ये समझें तो इन्फेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो हम सोच रहे थे कि काफ़ी लोग इन्फेक्ट हुए हैं डेल्टा वेरिएंट से और अभी उनके अंदर एंटीबॉडीज होगी और री इन्फेक्शन अगले 3 महीने तक नहीं पॉसिबल है, या 104 दिन 102 दिन तक नहीं पॉसिबल है, डिफरेंट स्टडीज जो बता रही हैं। अगर ये म्यूटेशंस आते हैं तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है कि ये म्यूटेशन जो है इम्यूनिटी को, हमारी इम्यूनिटी एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज को स्केप कर सकें और उसके बाद री इन्फेक्शन हो सके। तो कॉशियस रहने की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम देख रहे हैं जो अभी न्यू म्यूटेशंस आ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्फ अपने
अपने डिसिप्लिनरी हैबिट्स के ऊपर रिलेटेड हो कि आपको अपना बिहेवियर कैसे कंटिन्यू रखना है। ठीक है डॉक्टर राहुल भार्गव, 7 जून तक भारत में डेल्टा प्लस के 6 केस सामने आए हैं। ऐसे में सावधान तो रहना है, लेकिन क्या प्रिकॉशनरी हम कदम उठाएं जो इससे बचें, क्योंकि लगातार ये डेल्टा प्लस जो है तो डरा रहा है बहुत ज्यादा। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। अगर हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझें, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसमें। जो ये म्यूटेशन अभी आई है, जिसे हम बोल रहे हैं कि 417N, ये म्यूटेशन 2020 में अफ्रीका में मेट्रोपॉलिटन एरिया और नेल्सन मंडेला बे में पाई गई थी। इसके साथ में 2 और म्यूटेशन इसी प्रकार की और भी पाई गई थी 2020 में। तो ये नई म्यूटेशन नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज इस बात की है, ये आरबीडी म्यूटेशन है। देखिए, आप समझिए, जब वायरस अंदर जाता है, वायरस शरीर के अंदर जाता है, तो सेल पे जाने के लिए उसको रिसेप्टर चाहिए, जिससे वो चिपक के सेल के अंदर जाएगा, एंट्री करेगा। तो वो जो जहां पे रिसेप्टर से वो चिपकता है, ज्वाइन करता है, अगर उसकी म्यूटेशन है तो या तो वो बहुत हाई एफिनिटी वाली होगी ताकि वो तेजी से सेल के अंदर चला जाए। इसी जगह पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी काम करती है, क्योंकि वो वायरस को सेल के अंदर जाने से रोकती है। तो पहले इसीलिए 5 दिन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी जाती थी, सो दैट जब वायरस अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिसेप्टर पे बाइंड करके उसको सेल से चिपकने से रोकती है और अंदर जाने से रोकती है। जब म्यूटेशन हो जाती है तो शायद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी काम ना करे, बट ये हमको 6 महीने से पता है, ये म्यूटेशन एग्जिस्ट करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पिछले 3 हफ्ते से कह रहा हूं, जेनेटिक सर्विलेंस को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जी टीवी को ये मुहिम उठानी चाहिए, जी न्यूज को, कि जेनेटिक सर्विलेंस शुड बी अ पार्ट। अब देखिए, अफ्रीका वगैरह में 5% नहीं 20% सैंपल जेनेटिक सर्विलेंस के लिए जाते हैं। और जैसे जैसे ये लंबे समय तक वायरस रहेगा, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया स्लो है और उस स्लो की वजह से वायरस मल्टीप्लाई करेगा। देखिए, आज भी 70-80 हजार केसेस आ रहे हैं। ये केसेस कौन से हैं? इसके लिए जेनेटिक सीक्वेंसिंग करना आवश्यक है। और ये जो रिपोर्ट आई है, ये विनोद साकरिया जी ने IGIB से निकाली है कि किस प्रकार से 6 लोग डेल्टा प्लस वेरिएंट या AY1.1 म्यूटेशन के लोग हैं। अगर हम जेनेटिक सर्विलेंस बढ़ाएंगे, कंटिन्यूस जेनेटिक सर्विलेंस बढ़ाते जाएंगे, तो हमको रोज म्यूटेशन पता चलती रहेंगी और म्यूटेशन अनगिनत होंगी। बट ये जरूर जानना है कि कौन सी म्यूटेशन तेजी से फैलती है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, जिसे हमें प्रतिरोधक क्षमता थी शरीर को, वो उसको चकमा दे सकती है, मात दे सकती है। वैक्सीनेशन को कौन सी म्यूटेशन मात दे सकती है, उसी के अनुसार लॉकडाउन और अनलॉकडाउन होगा। देखिए, अब बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। जेनेटिक सर्विलेंस करिए, लॉकडाउन अनलॉकडाउन खोलिए। सूनर और दी लेटर देश को अपनी हवाई सीमाएं खोलनी पड़ेंगी। उस समय भी जेनेटिक म्यूटेशन से, जेनेटिक स्क्रीनिंग से ही आप लोगों को पकड़ेंगे। तो जेनेटिक सर्विलेंस, ये जो आप डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जेनेटिक सर्विलेंस को बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि तभी शायद मास वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज जो नेचुरल इन्फेक्शन से हो पाई है, उसमें हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि किसको इन्फेक्शन होगा और किसको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो मान लीजिए एक्स जगह पे डेल्टा प्लस वेरिएंट बढ़ता है, तो आप उसको कंप्लीट लॉकडाउन कर दीजिए। पूरे देश को करने की जरूरत नहीं है। अब अगला कभी बाय चांस, खुदा ना खास्ता, लॉकडाउन की जरूरत पड़ती है, तो वो जेनेटिक सर्विलेंस के बेसिस पे होगी। इसीलिए हमारे को 10 लैब की जगह 1000 जेनेटिक लैब खोलना आवश्यक है। टर्न अराउंड टाइम 24 से 48 घंटे करना जरूरी है, ताकि हम उस पे इंफॉर्मेशन पे सही कदम उठा पाए और ट्रांसमिशन को रोक पाए। आप लंदन में देख लीजिए, 91% डेल्टा वेरिएंट की वजह से इस समय लोग ग्रसित हैं। अमेरिका में 6% है। ये कहां से आता है? जब बहुत लंबा सैंपल साइज करते हैं। बट लोगों के लिए, जनरल भाषा के लिए, वायरस म्यूटेट करेगा। डॉक्टर भार्गव, आपके पास आएंगे और चीजों को समझेंगे, लेकिन डॉक्टर हितेश, जिस तरीके से डेल्टा को डेल्टा प्लस के तौर पर अगर हम देखें तो वो ज्यादा घातक है, ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इसमें क्या अगर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो तो ही इससे बचा जा सकता है? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें अभी से तैयारी करनी होगी? देखिए, सबसे अभी तक जितना भी जो कोविड में हमें समझ में आया है, तो बेस्ट तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसको लोगों को फॉलो करना चाहिए। वैक्सीनेशन से डिजीज होना अवॉइड नहीं हो सकता, बस उसकी सीवियरिटी रुक सकती है।
अभी एक रिसेंटली एम्स में भी एक स्टडी हुआ है जिसमें वैक्सीनेटेड लोगों में वेरिएंट चेक किया गया है, तो ये डेल्टा वेरिएंट ही मिला था, लेकिन उनमें उतनी सीवियर बीमारी नहीं हुई है जितना। तो वैक्सीनेशन हमारी बीमारी को बचाता नहीं है, पर उसको सीवियर फॉर्म में होने से रोकता है। तो बेस्ट जो मेथड है वो अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क ठीक से लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना और अननेसेसरी टचिंग को अवॉइड करना, ये बेस्ट वे है टू अवॉइड द ऑल वेरिएंट। डॉक्टर अंकिता, क्या घर में ये ज्यादा तेजी से फैलता है? जी, बिल्कुल डेल्टा वेरिएंट के साथ देखा गया था कि उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, और जैसा कि डॉक्टर भार्गव ने भी हाईलाइट किया, ये K417N साउथ अफ्रीकन वेरिएंट में भी देखा गया था। एक थ्योरी सामने आ रही है कि दिस इज जो हम कह रहे थे कि डबल म्यूटेशन, तो इसमें भी एक कॉम्बिनेशन म्यूटेशन देखा गया है जिसमें कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट का K417N और हमारा जो लास्ट टाइम जो सेकेंड वेव हमारा इंडिया में हुआ है डेल्टा वेरिएंट का। दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो डेल्टा वेरिएंट जो है दिस इज वेरी इन्फेक्टिव वेरिएंट, बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है, बहुत जल्दी लोगों को इन्फेक्ट करता है। ऐसा भी देखा गया था कि एयर में भी सस्पेंशन टाइम इसका ज़्यादा है कंपेयर टू जो हम लास्ट ईयर हम देख रहे थे कि जो कोविड का जो वायरस है काफ़ी समय तक एयरबोर्न नहीं रहता था और सिंपल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की तरह स्प्रेड कर रहा था। इन्फेक्टिविटी ज़्यादा। अगर हम इसको कंबाइन कर इफेक्ट में देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था इसका सिवियरिटी ज़्यादा था। तो अगर ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ये दोनों तरह के म्यूटेशन कंबाइन हो रहे हैं, दूसरा ये है कि एंटीबॉडीज को स्केप कर सकते हैं, जो आपकी एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है उसको स्केप कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है डेल्टा वेरिएंट के साथ। इनफैक्ट डेल्टा वेरिएंट की कुछ स्टडीज ऐसी भी आई हैं जिसमें कि ये देखा गया कि जो डेल्टा वेरिएंट उन लोगों को भी हुआ है, इनफैक्ट मॉडरेट टू सीवियर में भी हुआ है जिनको सिंगल डोजेस हमारे वैक्सीन के लगे थे, दोनों वैक्सीन की बात करें चाहे कोविशील्ड या कोवैक्सीन। इन्फेक्टिविटी भी है, साथ साथ अगर आपकी इम्यून वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है तो जो सिवियरिटी है वो भी हो सकती है इसकी ज़्यादा। तो डेल्टा प्लस के लिए ये बहुत सेंसिटिव इशू है कि अगर ये स्प्रेड करता है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो एग्जिस्टिंग हमारा जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप किया है आफ्टर सो मेनी पीपल, इतने लोग जो इन्फेक्ट हुए हैं उनके अंदर जो एंटीबॉडीज है, हो सकता है कि प्रोटेक्टिव ना हो उसके अगेंस्ट। हमारा वैक्सीनेशन के लिए भी कवरेज जो है वो एडिक्वेट ना हो जब हम डेल्टा प्लस की बात करें। तो ये चीज़ों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है टू प्रिवेंटिव, कि हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी लाइफस्टाइल से और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये करना है कि जो हमने सेकेंड वेव में देखा कि तैयारी हमारी भरपूर नहीं थी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था, उसे हमें मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि इन केस कुछ ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा एक साथ लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण या ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, सिवियरिटी ज़्यादा होने के कारण, तो एटलीस्ट हमारे पास जो हमारा। डॉक्टर अंकिता, अभी तो वैक्सीनेशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है और बहुत ही तेजी के साथ वैक्सीनेशन पर काम भी हो रहा है, तो क्या ऐसे में भी सुरक्षित नहीं है? आते हैं डॉक्टर भार्गव आपके पास। जी बिल्कुल। तो जो मैं बता रही थी कि जो अभी कुछ डेटा ऐसा सामने आया कि जो सिंगल डोज से कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों में से कोई भी वैक्सीन लगी है और उनमें भी देखा गया था कि मॉडरेट टू सीवियर कोविड हुआ है। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है तो आप सेकेंड डोज वैक्सीन जरूर लें, जो भी हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है कि आपको कोविड हुआ है तो अभी हमें 3 महीने का गैप रखना है रिकवरी के बाद। इसको फॉलो करते हुए आप सेकेंड डोज जरूर लें वैक्सीन का। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि 100% प्रोटेक्शन होगा, तो अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप अपना कंटिन्यू रखें। आप स्प्रेड भी नहीं करेंगे, आप एक कैरियर की तरह भी नहीं होंगे। अगर आप इन्फेक्ट करते हैं और आपको माइल्ड डिजीज होती है, दूसरों को भी स्प्रेड नहीं करेंगे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को समझना होगा अपनी जिम्मेदारी को। ठीक है डॉक्टर भार्गव, अगर दोनों वैक्सीन ले ली है उसके बाद भी ये ना माने कि आप 100% सिक्योर हैं, ये समझे? बिल्कुल। मास्क प्लस वैक्सीन 2 डोज इज इक्वल टू 100% प्रोटेक्शन। मास्क कहीं नहीं जा रहा, मास्क को आपको अपने पास रखना जरूरी है। उससे भी ज्यादा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग इस समय कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे, वो वायरस को दावत पे बुला रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। मोर द वायरस मल्टीप्लाई मोर इट म्यूटेट्स। देखिए बिल्कुल समझ लीजिए जितने भी दर्शक हैं, वायरस मरना नहीं चाहता, वायरस जीना चाहता है, और वायरस उन्हीं लोगों को ढूंढ रहा है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे। पर वैक्सीन लगवाने से यह बात पक्की होगी कि जिस प्रकार से अप्रैल के महीने में इतने सारे लोगों को जान से हाथ खोना पड़ा, वो दोबारा ना हो, आईसीयू में जाने की जरूरत ना पड़े और मृत्यु दर ना बढ़े। वैक्सीन ये इंश्योर करने में 100% काबिल है। ये बात मान के चलिए।
बाकी सब चीजों को मास्क प्लस वैक्सीन इज डॉक्टर इक्वल टू भार्गव, आपने शुरुआत में 100% कहा कि प्रोटेक्शन। मास्क बहुत जरूरी है, मास्क प्लस वैक्सीन होगी तभी आप सिक्योर हैं, तभी 100% प्रोटेक्शन आप माने अपने लिए। लेकिन एक आम जन जो है वो ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये मास्क का जो साथ है वो कब तक और रहेगा, कब इससे निजात मिलेगी? तो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती जा रही है, साइंस इवॉल्व हो रही है, वायरस को हम बेहतर जान रहे हैं, वायरस पे जीत हम पा लेंगे। एक बात मान के चलिए, जिस प्रकार से अमेरिका ने और इजराइल ने इतनी तेजी से वैक्सीन लगा के मास्क हटा दिया, उसी प्रकार से अगर अगले 3 महीने में हम लोग दूसरी डोज भी 75 करोड़ लोगों को लगा पाते हैं, तो शायद अगले साल तक हम भी बिना मास्क के घूम पाएंगे। ये बात मान के चलिए। बट अगले 6 महीने ये एक डिसाइसिव जंग है, जहां पे मास्क एक बहुत बड़ा हथियार है। मास्क हटाया तो कोरोना वापस आएगा, तीसरी चौथी पांचवी वेव भी आएगी। 6 महीने धैर्य से चलिए, 6 महीने का बाद देखिएगा वैक्सीन क्या चमत्कार आपके लिए लाती है। ठीक है, बहुत छोटा सा रिएक्शन हम डॉक्टर हितेश से भी ले लेते हैं। डॉक्टर वर्मा, डेल्टा प्लस के लिए हम लोग कितने तैयार हैं उससे निपटने के लिए मौजूदा दौर में, और कहां पर कमी है? देखिए, तैयारी तो जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो रूटीनली सबको दी जा रही है, ये सभी जानते भी हैं और सभी को फॉलो करना चाहिए। वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे यहाँ चल रहा है, जिसके थ्रू लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर लोग फॉलो करेंगे सारे इंस्ट्रक्शन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन जब उनका बनता है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि उसमें सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, तो हॉस्पिटलाइज होना और फर्दर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट कम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज पर जुड़ने के लिए, और डेल्टा प्लस के बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो कुल मिलाकर ये समझना बहुत जरूरी है कि डेल्टा प्लस की भारत में एंट्री हो चुकी है, तो आपको अगर एक वैक्सीन ले ली है तो दूसरी पर भी ध्यान देना है, उस पर लापरवाही नहीं बरतनी है, और मास्क का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तभी 100% के करीब आपको सुरक्षा मिल पाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.